एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली रेगुलरली पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं माइक्रो का 11th चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है जिसमें हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इससे पहले हम इसके पहले के जितने भी टॉपिक्स हैं ना वो सारे अच्छे से कवर कर चुके हैं। अगर आपने ये चैप्टर के बाकी सारे टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं या फिर आप रिवीजन भी करना चाहते हो तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हो। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक की, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है? देखो, आपको याद होगा हमने एक चैप्टर पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसमें हमने डिमांड की इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था, तो कुछ आइडिया आपको वहाँ से भी होगा कि इलास्टिसिटी क्या होता है ना। तो ये समझ लो कि जो अभी ये जो टॉपिक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये टोटली उसी के जैसा है। बस फ़र्क इतना है कि डिमांड की जगह पर सप्लाई हो गया है, तो सारी चीज़ें भी आपको सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखनी पड़ेंगी। बाकी एज इट इज़ सारी चीज़ें सेम है, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब सबसे पहले हम इस कहानी की शुरुआत करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई से। लॉ ऑफ सप्लाई आप सभी लोगों ने पढ़ा है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि whenever there is a rise in price the supply of a commodity also increases and vice versa। यानी कि जब जब प्राइस बढ़ जाएगा किसी कमोडिटी का तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, और इसी का उल्टा भी हो जाएगा। जब जैसे ही प्राइस कम होगा तो सप्लाई अपने आप कम भी हो जाएगी। तो ये जो लॉ ऑफ सप्लाई हमने पढ़ा है, ये जो पूरी कहानी हमने पढ़ी है, क्या इस पूरी कहानी में आप बता सकते हो कि प्राइस अगर इतना बढ़ रहा है तो सप्लाई में कितना चेंज आ रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, या फिर प्राइस अगर इतना कम हो रहा है तो सप्लाई में कितना डिक्रीज आ रहा है, मतलब कितना ये जो हाउ मच डिक्रीज इज़ देयर इन सप्लाई, या फिर हाउ मच इंक्रीज यू कैन सी इन सप्लाई, ये आप बता सकते हो? नहीं। हम क्या बता सकते हैं? सिर्फ कि भाई बढ़ेगा अगर प्राइस तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई के चेंज का ना डायरेक्शन बता सकते हैं कि अगर प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी ऊपर ही जाएगी, राइज होगी, और प्राइस अगर कम हुआ तो सप्लाई भी नीचे आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। हम सिर्फ डायरेक्शन बता सकते हैं, हम मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, ठीक है। मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता। जैसे कि मान लो कोई कमोडिटी है, मैं आपको बता दूं कि पहले ना उसका प्राइस था 5 रुपये, अब उसका प्राइस है ना बढ़ के हो गया है 17 रुपये। तो कोई भी जिसने भी ये चैप्टर पढ़ा है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा है, वो आराम से बता देगा कि वो उससे मैं पूछूँ सप्लाई में क्या चेंज आएगा, तो वो भी आराम से बता देगा कि मैम अगर पहले सप्लाई 10 थी, अब 10 क्वांटिटीज़ बेच रहे थे तो सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ेगी ही। अब कितनी बढ़ेगी वो उसे भी नहीं पता, ठीक है। कितनी बढ़ेगी यानी कि कितना चेंज आएगा, एक्चुअली कितने का चेंज आएगा वो उसको भी नहीं पता, पर वो ये बता सकता है ज़रूर कि भाई सप्लाई बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे प्राइस बढ़ गया है। तो हमने क्या बताया कि उसका सिर्फ डायरेक्शन हमें पता चलता है लॉ ऑफ सप्लाई से। तो ये बात आपने याद रखनी है कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है। लॉ ऑफ सप्लाई ओनली टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन द सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सिर्फ डायरेक्शन बताता है। अब हमको मैग्नीट्यूड कहाँ से पता चलेगा? मैग्नीट्यूड के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा आज वाला टॉपिक, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या करता है? वो हमको मैग्नीट्यूड बताता है कि अगर प्राइस में इतना चेंज आ रहा है तो सप्लाई में इतना ज़्यादा चेंज आएगा। मतलब वो एक वैल्यू आपको दे देता है, एक मैग्नीट्यूड आपको दे देता है, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक। तो यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों के बीच की अगर मैं डिफरेंस की बात करूं, बेसिक और एक ओनली डिफरेंस अगर मैं बताऊं तो क्या होगा? एक लाइन में बताना है, कोई पूछे आपसे तो क्या होगा डिफरेंस? कि जो लॉ ऑफ सप्लाई है इट ओनली टेल्स अस अबाउट द direction of change in the supply due to the change in own price of the commodity, but whereas ये आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इट टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द चेंज इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ये दोनों के बीच का डिफरेंस हो गया, राइट। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है? It measures the degree of extension and contraction of supply in response to the change in own price of the commodity। extension contraction पिछले वीडियो में पढ़ा था, सबको आता है। extension क्या होता है? extension और contraction होता कब है?
जब सप्लाई में चेंज आता है किसकी वजह से, ओन प्राइस की वजह से। जो हमने इंक्रीज डिक्रीज पढ़ा था शिफ्ट्स में, वो तो बाकी फैक्टर्स में चेंज आ रहा था, उसकी वजह से सप्लाई चेंज हो रही थी। पर जो मूवमेंट्स के अंदर हमने ये एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था, वो किसकी वजह से चेंज आ रहा था प्राइस में, ओन प्राइस की वजह से, ओन प्राइस में चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर बेसिकली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई हमको क्या बताती है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब डिग्री ऑफ चेंज या फिर आप कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन सप्लाई ओइंग टू द ओन प्राइस, चेंज इन द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ये आपको याद रखना है। आप इसकी जगह सिंपली एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ये जो लिख रहा है, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ चेंज इन द सप्लाई। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसलिए लिख दिया है क्योंकि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता ही इस वजह से है क्योंकि ओन प्राइस में चेंज आता है। तो यहाँ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। ये हमको डिग्री ऑफ एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन बताता है या फिर मैग्नीट्यूड बताता है कि इस पर्टिकुलर गुड, ये जो पर्टिकुलर मान लो मार्कर है, इसकी सप्लाई में कितना चेंज आएगा अगर मैं इसके ओन प्राइस में चेंज करूँ, उसको बढ़ाऊंगी तो सप्लाई कितनी ज़्यादा बढ़ेगी और इसको कम कर दूंगी प्राइस को तो सप्लाई कितनी ज़्यादा कम होगी। ये मुझे पता चलेगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई से। अब इसको मेजर करने का भी कोई तरीका होगा, उसी से तो पता करेंगे भाई कितना चेंज आया। तो उसको मेजर करने का तरीका क्या है, आप यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हो, प्राइस elasticity of supply is equal to percentage change in quantity supplied divided by percentage change in आपका क्या हो गया प्राइस। यानी कि ये किसका रेशियो है, अगर आपसे इसका कोई फॉर्मूला पूछे या फिर आप इसके अलावा ये जो डेफिनेशन लिखी है इसके अलावा एक और डेफिनेशन बताना चाहते हो तो वो क्या हो सकती है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। तो ये दोनों के जो परसेंटेज चेंज है उनका रेशियो है। कभी कंफ्यूज मत होना, ये सिर्फ चेंज नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है, ठीक है। ये हमने डिमांड वाले चैप्टर में ही पढ़ा है। तो ये परसेंटेज चेंज हमें लेना होता है, राइट। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को हम किससे डिनोट करते हैं, ES। जैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ED से कर देते हैं, ES हो गया है। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं ये सभी को पता होगा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन P कैसे निकालते हैं, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये बचा क्या, इतना पोर्शन बचा। तो अल्टीमेटली ES यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी फिर उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू P अपॉन डेल्टा P, ये आ जाएगा फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये है इसका फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का। अब आपको अगर ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही होगी, ये कैसे निकाल के आया, ये सारी चीज़ कहाँ से आई, हमने परसेंटेज चेंज और ये जो फॉर्मूला लिखा है इसकी जगह ये क्यों लिख दिया है। इसकी जगह ये इसलिए लिखा है, देखो जब हम चेंज की बात करते हैं, मान लो कोई कमोडिटी है, उसका ना इनिशियल प्राइस है, इनिशियल आई मीन क्वांटिटी है Q और बाद में चेंज होके वो हो गई है Q1, ठीक है। इनिशियल प्राइस कितना है P और बाद में चेंज होके प्राइस हो गया है P1, यानी कि प्राइस इतना डिक्रीज हो गया, पहले P था फिर वो P1 हो गया, और जब प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, तो Q से वो Q1 हो गई, ठीक है, ये भी डिक्रीज हो गई। तो जब हम किसी भी चीज़ का परसेंटेज चेंज निकालते हैं, परसेंटेज चेंज अगर खाली चेंज निकालना हो तो खाली चेंज कितना आ जाएगा, Q1 माइनस Q, ठीक है, या फिर Q माइनस Q1, एक ही बात है, कुछ भी कर लो, Q माइनस Q1, ये हो गया। अब इसी का हमको परसेंटेज चेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल जो क्वांटिटी होती है ना पहले जो थी उससे डिवाइड करते हैं, और परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है, इंटू 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस पूरे को हमने लिख दिया है डेल्टा
क्यू, यानी कि चेंज इन क्यू। तो इस तरीके से आ गया डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, और यहाँ पे हमने एज इट इज़ ये लिख दिया। सेम इज़ विद प्राइस, प्राइस के साथ भी हम यही करते हैं। तो ये आपको फॉर्मूला समझाने के लिए था कि ये सारी रामकथा आई कहाँ से। तो ये आपको याद रखना है कि परसेंटेज चेंज निकालते वक्त हम क्या चीज़ें लेते हैं, क्या चीज़ें नहीं लेते हैं। और ये हमेशा याद रखना है, यहाँ पर सिर्फ चेंज नहीं है, ये परसेंटेज चेंज है। इट इज़ नॉट ओनली चेंज बट परसेंटेज चेंज, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर अगर मैं इन सब की बात करूँ तो ये सारी क्या चीज़ें हैं, डेल्टा क्यू है, क्या है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। डेल्टा पी क्या है आपका, चेंज इन प्राइस। और आपका पी क्या है, इनिशियल या फिर ओरिजिनल प्राइस। और आपका क्यू क्या है, इनिशियल या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है। ये चारों ही जो वेरिएबल्स आपको नज़र आ रहे हैं वो हैं ये। और ई एस क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक। ये जो फॉर्मूला लिखा है आप इसको थोड़ा सा ऑल्टर करके भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है वैसे। इसको डेल्टा क्यू के नीचे डेल्टा पी लिख दो, इनटू पी के नीचे क्यू लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। दोनों ही मतलब आप कैसे भी यूज़ कर सकते हो, ईदर वे, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ साथ के साथ यहीं पर साइड में। जैसे कि मान लो कोई आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि कोई फर्म है, वो क्या करती है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये था तो वो उसकी कितनी क्वांटिटीज़ बेच देती थी, वो फर्म उसकी कितनी क्वांटिटी सप्लाई करती थी, लेट अस सपोज 400, ठीक है। जैसे ही उस कमोडिटी का प्राइस कम हो गया, यानी कि 5 रुपये ही रह गया, तो वो जो फर्म थी वो उस कमोडिटी की उसने ऑफकोर्स सप्लाई भी कम कर देगी, तो उसने सप्लाई कर दी 200। तो अब आपको ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको इसमें बताना है कि डिग्री ऑफ चेंज, यानी कि आई मीन मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या है सप्लाई का, कितना चेंज आया है सप्लाई में। तो अब आप इसे कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल बस वैल्यूज़ रख देनी है। वैल्यूज़ कैसे रखोगे, यहाँ पे मैं इधर की साइड सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू यहाँ पे साइड में निकाल लो फटाफट से। पहले डेल्टा क्यू क्या होगा, आपका दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं जो चेंज हुई है और ओरिजिनल, उनका डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 200। डेल्टा पी क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा पी कितना हो गया 5। पी चाहिए हमको, यानी कि ओरिजिनल प्राइस। ये हमेशा चेंज वाला प्राइस है, क्वांटिटी नहीं है, ये ओरिजिनल है। ओरिजिनल क्या है, प्राइस आपका 10 और चेंज ओरिजिनल जो आपकी क्वांटिटी है वो है आपकी 400। तो अब हम सिर्फ फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो फॉर्मूला में जब हम पुट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, फॉर्मूला में पुट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, ई एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, यानी कि 200 अपॉन 400, 200 अपॉन 400 इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, यानी कि 10 अपॉन 5, ठीक है, 10 अपॉन 5। इसे जब कैलकुलेट करोगे ये 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 हो गया और ये इसकी वैल्यू आ गई 1। तो ई एस यानी कि 1 आ गया। अब इस 1 का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, ये आपको समझना है। इसका मतलब ये है कि जब जब इस कमोडिटी का प्राइस 5 रुपये से घट जाएगा, ठीक है, जब जब इस कमोडिटी सॉरी नॉट 5 रुपये, जब जब इस कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये से घटेगा, यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज ही तो हमको दिया हुआ था। तो जब जब इस कमोडिटी का प्राइस 1 रुपये से घटेगा तो जो सप्लाई है वो कितनी घट जाएगी, कितनी डिक्रीज होगी, 1% से। हमने यहाँ पे क्या निकाला है, परसेंटेज चेंज के थ्रू ही तो कैलकुलेट किया है। तो ये जो 1 है ना वो एक्चुअली 1% है, ठीक है, पर हम लिखते ऐसे हैं, ये 1% है। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ जब जब कमोडिटी की प्राइस 1 रुपये घटेगी तो इस कमोडिटी की सप्लाई 1% घट जाएगी। यहाँ पर 1 की जगह मान लो अभी 5 होता, ई एस की वैल्यू 5 आती तो 5% होता। तो यानी कि इसका मतलब क्या होता, जब जब इस कमोडिटी की प्राइस में 1% 1 रुपये से डिक्रीज़ होगा तो इस कमोडिटी की सप्लाई में
5% से डिक्रीज़ हो जाएगा। तो ये जो ये है ये सप्लाई में डिक्रीज़ बताता है, परसेंट डिक्रीज़ बताता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, परसेंटेज डिक्रीज़ बताता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये जो प्राइस है इसमें एक कमोडिटी है, इसकी प्राइस 1 रुपये से घटी तो 5 रुपये से सप्लाई भी घटी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसका इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्व करने को दे दिया, साथ में वो बताएंगे कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट, व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो ये आपको इंटरप्रिटेशन आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, इसकी वैल्यू जो 1 आई है इसका मतलब क्या है, अ डिक्रीज इन, रुक जाओ एक सेकेंड, हाँ, whenever there will be a decrease in price by 1 rupee, there will be a decrease in supply by 1%, ठीक है। ये 1 रुपी तो हमेशा फिक्स रहेगा, पर ये जो 1% है ये ES की वैल्यू है, ठीक है। ये 1 रुपी हमेशा फिक्स रहता है, किसी में भी 1 रुपी से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। अब ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा ये हमको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन था कि प्राइस डिक्रीज़ हुआ है तो हमने यहाँ डिक्रीज़ लिखा हुआ है। अगर यही दिया होता कि इंक्रीज़ हो गया तो हम लिखते कि वेन एवर देयर विल बी इंक्रीज़ इन द प्राइस बाय 1 रुपी द सप्लाई विल इंक्रीज़, ऑफकोर्स सप्लाई इंक्रीज़ होगी बाय 1%। तो ये आपने खुद से मैनेज करना है, पर आपको ये इंटरप्रिटेशन याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, उसका क्या मतलब होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसके अलावा उसे हम कैसे मेजर करते हैं, और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो डिफरेंस आपको पता ही चल गया है। लॉ ऑफ सप्लाई हमको क्या बताता है, वो सिर्फ हमको एक चेंज बताता है, मतलब आई मीन डिग्री बताता है कि ऐसे चेंज होगा, यानी कि डायरेक्शन बताता है सप्लाई में चेंज का, कि सप्लाई इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, पर वो मैग्नीट्यूड नहीं बताता है। और मैग्नीट्यूड हमको कौन बताता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि जो हम आज पढ़ रहे हैं और जो हम एक्चुअली पढ़ चुके हैं। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि ये जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है इसका लॉ कह रही हूँ, सप्लाई कर्व से क्या रिलेशन है। ये जो प्राइस इलास्टिसिटी हमने पढ़ी है ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसका सप्लाई कर्व से क्या रिलेशन है। तो उसका देखो रिलेशन ये है कि हम सप्लाई कर्व के थ्रू ये जान सकते हैं कि कोई भी कमोडिटी की सप्लाई कितनी इलास्टिक है और कितनी इलास्टिक नहीं है। इलास्टिसिटी के भी आपने वेरिएशंस पढ़े होंगे डिमांड वाले चैप्टर में, कि कुछ होती हैं इलास्टिक, कुछ होती हैं इन इलास्टिक, कुछ है यूनिटरी इलास्टिक, कुछ है परफेक्टली इलास्टिक और एक है परफेक्टली इन इलास्टिक। 5 तरह के आपने वेरिएशंस पढ़े हैं ना, तो वो हमें कैसे पता चलते हैं, सप्लाई कर्व के थ्रू। तो वो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके लिए हम अभी क्या करें, 3 ग्राफ बना देती हूँ मैं, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये है आपका इसमें वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ओरिजिन, ठीक है, सब में ये सब पुट कर देते हैं। वाई एक्सिस पे आपको पता ही है, वाई एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, प्राइस, यहाँ पे ये प्राइस है, और एक्स एक्सिस पे क्या होता है, क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गए आपके 3 ग्राफ्स। अब ये जो तीनों ही ग्राफ्स हैं ये क्या है, सप्लाई कर्व हैं। सप्लाई कर्व की आपको क्वालिटी पता होगी, हमने पढ़ा था सप्लाई कर्व कैसा होता है, एक तो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, मतलब ऐसे पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। अगर ऐसा होता तो ये नेगेटिवली स्लोप्ड होता है, और क्या होता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। और ये कैसा होता है, डिमांड कर्व कहलाता है ये तो, ठीक है। पर ये सप्लाई कर्व है, तो सप्लाई कर्व कैसा होता है, हमेशा पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये है हमारे सप्लाई कर्व की क्वालिटीज़।
अब यहाँ पे 3 तरह के सप्लाई कर्व्स आपको नज़र आ रहे हैं। एक स्टार्ट हो रहा है ओरिजिन से, एक स्टार्ट हो रहा है आपका वाई एक्सिस से, एक स्टार्ट हो रहा है आपका एक्स एक्सिस से। ठीक है, नज़र आ रहा है सबको। तो यहाँ पर पहले हम इनकी भी क्वालिटीज़ लिख देते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। ठीक, दूसरा वाला क्या कर रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वाई एक्सिस। और ये जो तीसरा वाला है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये 3 तरह के आपके सप्लाई कर्व्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और ये जो तीनों ही सप्लाई कर्व्स हैं इनकी एक सिमिलर प्रॉपर्टी है, क्या कि ये तीनों पॉजिटिवली स्लोप्ड हैं और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ये भी मैं लिख देती हूँ, स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिवली स्लोप्ड। ठीक है, ये वाली जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक है ये इन दोनों में भी आएगी एज इट इज़, राइट। तो ये वाला ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है और इन तीनों से हम कैसे पता लगाएंगे कि इलास्टिसिटी कैसी है एक कमोडिटी की, सप्लाई के सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसी है इस कमोडिटी की, ये हम कैसे पता लगाएंगे। देखो, जब कोई सप्लाई कर्व ओरिजिन से स्टार्ट होता है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू 1। ये याद रखना है, जब वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के बराबर होगी एज इट इज़। अब ये जो 1 के बराबर मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जितना चेंज, परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में होगा उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा है, वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है ये इन दोनों का रेशियो ही तो है। ठीक है, इन दोनों का रेशियो है, और जब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी तभी तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 1 आएगी। यानी कि जब हम ऊपर वाला भी मान लो 5 आ गया, नीचे वाला यानी कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी 5 आया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस भी 5 आया, तभी तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। या फिर दोनों की वैल्यू जब 7 आई तभी तो रेशियो 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 होगी, उसका मतलब ये है कि जितना परसेंटेज चेंज आपका क्वांटिटी सप्लाइड में हो रहा है उतना ही परसेंटेज चेंज प्राइस में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि ये ऐसे आधा आधा सा बट जाएगा, आप ऐसे याद रख लो। तो बराबर बराबर चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, समझ आया। तो आपने क्या रखना है, यानी याद रखना है कि जब जब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 के बराबर होती है उस टाइम पे जो हमारा सप्लाई कर्व है, पहली बात वो स्ट्रेट लाइन होता है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, और साथ ही साथ वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा। और यहाँ पर जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो क्या होगी, मतलब सप्लाई कर्व हमारा कैसा होगा, यूनिटरी इलास्टिक। जो सप्लाई होगी वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। यूनिटरी मतलब इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसी है, 1 के बराबर है। तो सप्लाई कैसी होगी यहाँ पर, यूनिटरी इलास्टिक। याद आया, मतलब समझ आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वाले कर्व की। इस वाले कर्व में हमारा सप्लाई कर्व कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से। यहाँ पे भी क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है और पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, यहाँ पर होगी मोर देन 1। मोर देन 1 क्यों होगी, मोर देन 1 देखो इसीलिए होगी जब 1 से बड़ी कब वैल्यू आती है, कोई फ्रैक्शन है, कोई भी फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू बड़ी कब आएगी, 1 से ज़्यादा। ये जो 2 फ्रैक्शन आपको नज़र आ रहे हैं 2/3 या फिर 3/2, इन दोनों में से किसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, इसकी आ जाएगी या फिर इसकी आएगी। देखो इसकी आएगी, क्यों, 3/2 कितना होगा 1.5, ये कितना होगा 0.66 समथिंग, यानी कि ये वैल्यू 1 से ज़्यादा आई। 1.5 कब आई, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है। जब ऊपर वाली वैल्यू छोटी थी तब तो ये 1 से कम आई, जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है 1 से तब ये क्या हुआ 1 से ज़्यादा आई इस रेशियो की वैल्यू। यानी कि ऊपर हमारा क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, और नीचे होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इससे आपको समझ आ गया कि जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी, यानी कि क्वांटिटी में जो परसेंटेज चेंज है वो बड़ा होगा, किससे,
प्राइस में जो परसेंटेज चेंज हो रहा है उससे, उस केस में हमारा जो सप्लाई कर्व है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 1 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये चीज़ें मैं इसीलिए समझा रही हूँ जिससे आप आसानी से याद कर लो, क्योंकि ये चीज़ें रटने में भूल सकते हो, भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सब कुछ सिमिलर है, मिला जुला हुआ है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जब आपका ये जो होता है न्यूमरेटर वो बड़ा होगा, न्यूमरेटर पे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, वो ज़्यादा होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। उस केस में आपकी ES की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। और यहाँ पर ये क्या होगा, आपका इलास्टिक सप्लाई होगी। सप्लाई कैसी होगी, इलास्टिक होगी, मतलब आप थोड़ा सा प्राइस में चेंज करोगे तो जो सप्लाई है वो क्या होगी, ज़्यादा थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है कि इस केस में सप्लाई इलास्टिक होगी, राइट। और आप ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो इस वाले में क्या था कि आपका क्या कहते हैं 1 के बराबर थी, यानी कि दोनों चीज़ें बराबर हैं ये। ठीक है, दोनों मैंने बताया ना अभी बराबर है, दोनों चीज़ें बराबर हैं तो इन दोनों का जो हिस्सा है, देखो ये भी बराबर सा लग रहा है, ये भी बराबर सा लग रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर वाली डिजिट ज़्यादा आएगी तभी तो 1 से बड़ा आएगा। तो ऊपर वाली डिजिट मतलब क्वांटिटी वाला हिस्सा। अब क्वांटिटी वाला हिस्सा क्या है, क्वांटिटी यहाँ है तो ये वाला हिस्सा देखो ज़्यादा है, ये कम है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, कुछ ट्रिक्स बना लो ऐसे, कुछ उससे याद हो जाएगा। अब ये क्या है, यहाँ पर इसके जैसा ही लिख देते हैं एज इट इज़। ये है सप्लाई कर्व, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, अगेन ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, पर यहाँ पे क्या होगा, ES 1 से छोटा होगा। अब ये मुझे समझाने की ज़रूरत तो नहीं लग रही है कि 1 से छोटा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, इस वाले में ये वाली वैल्यू ज़्यादा थी, इस वाले में ये वाली वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये क्या है 1 से छोटा होगा। और जब 1 से छोटा होगा तो ये क्या होगी, इसकी सप्लाई इनइलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, कैसी होगी, इनइलास्टिक कहलाएगी। ये आपको याद रखना है। और इस ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब ये वाली वैल्यू बड़ी है, नीचे वाली यानी कि प्राइस वाला हिस्सा बड़ा है, यहाँ भी देखो प्राइस वाला हिस्सा बड़ा है, क्वांटिटी वाला छोटा है। तो ये सारी चीज़ें आप इस तरीके से ये ऐसे ही याद कर सकते हो। मुझे नहीं लगता ऐसे इतने आसानी से किसी ने समझाया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर देना साथ साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करो। ठीक है, और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अब इसके बाद मैं एक और चीज़ समझाने वाली हूँ जो इसी से रिलेटेड है। तो ये अब मैं रब कर रही हूँ, इतना हिस्सा पूरा, मतलब पूरा ही एक्चुअली रब कर रही हूँ जिससे कि आपको आगे वाली चीज़ें समझा सकूँ। और फिर मैं सारी ही चीज़ें रिकॉल कर दूँगी इकट्ठा साथ में। ठीक, ये हो गया आपका 3 पार्ट्स हो गए। मैंने 5 बताए थे। मैंने बताया था एक आपका यूनिटरी इलास्टिक, एक इलास्टिक, एक इनइलास्टिक, और उसके अलावा 2 और जिसमें इलास्टिसिटी परफेक्ट होगी यानी कि परफेक्टली इलास्टिक, और एक होगा आपका परफेक्टली इनइलास्टिक। अब वो कौन से केसेस हैं वो हम अभी जानते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक कैसे समझ सकते हो कि आप प्राइस में कितना भी चेंज कर लो, क्वांटिटी सप्लाइड चेंज नहीं होगी। ठीक है, प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए। इलास्टिक क्या होता है, हम कोई चीज़ खींचते हैं, अभी मेरे पास रबर बैंड नहीं है, हम कोई चीज़ खींचते हैं तो क्या होता है, एकदम वो इलास्टिक हो जाता है, यानी कि हमने खींचा तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। ठीक है, मतलब थोड़ा सा खींचा तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। तो यानी कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा पर इसमें क्या है, क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। ये आपको याद रखना है। तो 2 केसेस और हैं आपके, आप ये याद रख सकते हो। एक ग्राफ हो गया आपका ये है सप्लाई कर्व, ये है ओरिजिन वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, और एक है आपका ग्राफ ये। ठीक है, ये हो गया वाई एक्सिस और ओरिजिन, और ये एक्स एक्सिस, ये है सप्लाई कर्व। अब ये दोनों सप्लाई कर्व्स में क्या डिफरेंस है, ये वाला है परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, ये परफेक्टली इलास्टिक है क्या, हाँ नहीं सॉरी वही मैं कहूँ, ये परफेक्टली इनइलास्टिक है। ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पे क्या होता है, इलास्टिसिटी आपकी, इलास्टिसिटी मतलब ES की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक।
यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी यानी कि ES की वैल्यू कैसी होती है, इनफाइनाइट। अब इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं फटाफट से। इसमें क्या है, देखो पहले वाले में मैंने आपको क्या बताया, परफेक्टली इनइलास्टिक है, यानी कि प्राइस कितना भी चेंज हो जाए, आपकी क्वांटिटी सप्लाइड देखो चेंज नहीं हो रही है, क्यू इतना ही है, ठीक है, क्यू इतना ही है और आपका प्राइस बढ़ता जा रहा है। देखो प्राइस पहले मान लो इतना था P1, फिर भी क्वांटिटी इतनी थी, फिर प्राइस बढ़ गया P2 हो गया, तब भी क्वांटिटी इतनी है, फिर प्राइस P3 हो गया, तब भी इतनी है, प्राइस P4 हो गया, तब भी क्वांटिटी इतनी है। इसका मतलब क्या है कि क्वांटिटी में ज़रा भी चेंज नहीं आएगा, यानी कि देयर वुड बी नो चेंज इन क्वांटिटी इन केस व्हेन प्राइस इज इंक्रीजिंग। तो प्राइस कितना भी बढ़ जाए, चाहे ज़ीरो हो जाए, चाहे ऊपर हवा में चला जाए, आसमान में उड़ जाए, पर उसे कोई मतलब नहीं है, वो क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। उस केस में क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, मतलब कोई फर्म उतना ही सामान बेचेगी। अब मान लो आप एक दुकानदार हो, आप क्या कर रहे हो, पहले आप 10 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट बेचते थे, ठीक है, एक पैकेट बेचते थे जब वो 10 रुपये का था। अब वो 10 से 20 का हो गया, तब भी आप एक ही पैकेट बेच रहे हो। जब वो 20 से 50 का हो गया, तब भी आप एक ही पैकेट बेच रहे हो। और वो 1000 का हो गया, तब भी आप एक ही पैकेट बेचे जा रहे हो। तो इस केस में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ES ज़ीरो होगा। ज़ीरो क्यों होगा, मतलब देखो ज़ीरो इसलिए होगा, क्वांटिटी ऊपर लिखते हैं हम, ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ऊपर, परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे। प्राइस क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है या फिर कम होता जा रहा है या चेंज होता जा रहा है, पर क्वांटिटी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो उस केस में क्या होगा, ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पर, चाहे प्राइस इनफाइनाइट हो जाए। तो जब इनफाइनाइट नीचे आता है तो क्या होगा, आपका जो पूरा वैल्यू होती है वो ज़ीरो हो जाती है, सबको पता है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे ये कौन सा है, परफेक्टली इनइलास्टिक। अब दूसरा केस आता है हमारा, यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट है, यहाँ पे क्वांटिटी चेंज होती जा रही है, प्राइस उतना ही रहेगा, ठीक है, क्वांटिटी चेंज होगी। पहले एक जो बिस्किट का पैकेट आप 10 रुपये में पहले आप 10 रुपये में पहले आप एक बिस्किट का पैकेट बेचते थे, ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे Q1। अब उसी 10 रुपये में आप 5 बिस्किट के पैकेट बेचते हो, ये हो गया आपका Q2। आपने उस 10 रुपये में अब 50 बिस्किट के पैकेट बेचना शुरू कर दिया। तो ऐसे कर करके आप क्वांटिटीज़ बढ़ाते जा रहे हो, प्राइस नहीं बढ़ रहा पर क्वांटिटीज़ बढ़ाते जा रहे हो। उस केस में क्या होगा, यहाँ पर ये परफेक्टली इलास्टिक होगा, यानी कि प्राइस में चेंज नहीं हो रहा, या फिर इतना सा भी मान लो चेंज हो रहा है, वैसे तो हो नहीं रहा है, इस केस में नहीं हो रहा, पर इतना सा भी होगा, ये 10 की जगह 10.1 चला जाएगा। तो क्या होगा, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो रही है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगी, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, बहुत अच्छे से इलास्टिक है। जैसे आपका ट्राउज़र होता है, आप उसे, और स्ट्रेचेबल होते हैं, कुछ अनस्ट्रेचेबल होते हैं, तो जो अनस्ट्रेचेबल होते हैं उनमें इलास्टिक नहीं होती है, यानी कि उनकी साइज़ में चेंज नहीं आ रहा है, इसी तरह इसकी क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा है, तो वो इनइलास्टिक है, उसमें इलास्टिक ही नहीं है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो ट्राउज़र है ना, उसमें थोड़ा सा आप खींचोगे ना तो वो चेंज हो जाएगा उसका साइज़। अगर आपकी जगह किसी मोटे अंकल ने पहन लिया तो उसका साइज़ चेंज हो जाएगा, वो और फैल जाएगा, यानी कि उसमें अच्छी खासी इलास्टिक है। तो वो जब वो इलास्टिक है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में ES की वैल्यू होती है हमारी इनफाइनाइट, और इस केस में होती है ज़ीरो। तो ये 5 केसेस थे जो आपको याद रखने हैं। किसके 5 केसेस थे ये, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, या मतलब जो सप्लाई है वो सप्लाई कर्व की शेप क्या होगी, जब जब हमारा इलास्टिसिटी ये जो है वेरी करेगी, मतलब कभी 1 है, कभी 1 से कम है, कभी 1 से ज़्यादा है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको याद रखनी है। अब ये मैं 5 ग्राफ्स ये फटाफट से एक बार में रिमाइंड करा रही हूँ, जिससे कि मतलब आपको याद रहे। एक ही बार में हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 ही थोड़े से कंफ्यूजिंग है, एक साथ में पढ़ेंगे तो सही रहेगा, ठीक है। अब हम जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला केस है हमारा आपका इलास्टिक, ठीक है, पहला केस है हमारा इलास्टिक। इलास्टिक कब होती है, जब ES की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है। दूसरा हमारा केस आता है इनइलास्टिक, ये कब होता है, जब ES की वैल्यू 1 से कम होती है। तीसरा हमारा होता है यूनिटरी इलास्टिक,
जब हमारी ES की वैल्यू 1 के बराबर होती है। चौथा आता है आपका परफेक्टली इनइलास्टिक, ठीक है, जब हमारे क्या ES की वैल्यू हमेशा 0 होती है। और लास्ट आता है आपका परफेक्टली इलास्टिक। इस केस में ES की वैल्यू 1 से नहीं, इसमें तो इनफाइनाइट होती है। तो ये आपके 5 केसेस हैं। अब तीनों के फटाफट से मैं ग्राफ की शक्ल बना के दिखा देती हूँ। इसमें आपका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। इसमें आपका ग्राफ बनेगा ऐसा। इसमें आपका ग्राफ बनता है बिल्कुल बीच से। इसमें आपका ग्राफ बनेगा इस तरह और इसमें आपका ग्राफ बनेगा इस तरह। तो ये है, आपको याद रखना है। फटाफट से इस चीज़ का, छोटी सी चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये है आपका इसका, ये यहाँ और ये इधर और ये इधर, ठीक है। ये पांचों ही चीज़ें आपको याद रखनी है। ये पांचों क्या है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है और जो सप्लाई कर्व है उनके बीच में क्या रिलेशन है। तो सप्लाई कर्व हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डिग्री बताता है कि सप्लाई कर्व अगर ऐसा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इतनी होगी, अगर सप्लाई कर्व ऐसा है तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इतनी होगी। तो सप्लाई कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, आपको अगर पूछें कि सप्लाई कर्व में और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या रिलेशन है, दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप बताओगे इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है कि जो सप्लाई कर्व है इट टेल्स अस अबाउट द डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये खत्म होता है आपका एक टॉपिक। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आर, ये आपके सामने 7 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ये 7 पॉइंट्स या फिर 7 फैक्टर्स हैं जो आपके किसी भी कमोडिटी की इलास्टिसिटी को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। कोई भी कमोडिटी का जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ इनपुट्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। तो वो जो इनपुट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनका नेचर कैसा है, क्या वो ईज़िली अवेलेबल हैं या फिर वो ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं। तो उस पे डिपेंड करती है कि आपकी इलास्टिसिटी उस कमोडिटी की कैसी होगी, कम होगी या ज़्यादा होगी, वो गुड की सप्लाई इनइलास्टिक होगी या फिर इलास्टिक होगी। ये कैसे पता चलेगा, देखो कोई भी अगर कमोडिटी का मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के प्रोडक्शन में जितना भी सामान लगा है, जो भी इनपुट्स लगे हैं, लेट अस सपोज वो इजीली अवेलेबल हैं, ठीक है, वो क्या है, इजीली अवेलेबल हैं। और जब वो देखो इजीली अवेलेबल होंगे तो क्या होगा, मान लो प्राइस बढ़ गया इस मार्कर का, पहले प्राइस था 5 रुपये, पहले था 5 रुपये और अब हो गया 10 रुपये, ठीक है। पहले जब 5 रुपये था इस मार्कर का प्राइस, तो मैं क्या करती थी, इसकी 500 यूनिट्स बेचती थी, इस मार्कर की 500 यूनिट्स में सप्लाई कर देती थी। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही प्राइस बढ़ गया तो मैं सोचूंगी कि भाई मैं और सप्लाई करूं, तो और ज़्यादा सप्लाई करने के लिए मेरे को क्या चाहिए होगा, मुझे प्रोडक्शन भी तो करना होगा। मार्कर्स कहाँ से आएंगे, हवा में से तो आएंगे नहीं, तो मुझे और प्रोडक्शन करना होगा, और प्रोडक्शन करने के लिए मुझे इनपुट्स भी चाहिए होंगे। और क्योंकि मेरे इनपुट्स ईजिली अवेलेबल हैं, मैं कहीं से भी, मतलब मुझे जल्दी से तुरंत इंस्टेंट कुछ चाहिए हो तो मिल जाएगा, तो मैं क्या करूँगी, आराम से जल्दी से बना लूँगी, जल्दी से सप्लाई कर दूँगी और बढ़ा के। तो उस केस में, ईजिली अवेलेबल वाले केस में जो आपकी सप्लाई है वो कैसी होगी, इलास्टिक होगी, यानी कि प्राइस बढ़ने पर सप्लाई भी आपकी बढ़ जाएगी। मान लो 800 हो गई, बट इन केस मान लो वो ईजिली अवेलेबल नहीं है, नॉट कॉमनली अवेलेबल। अब ऐसे कुछ मान लो मैं इनपुट्स यूज़ करने लग गई हूँ जो इजीली अवेलेबल नहीं है, कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो पहले क्या था, मार्कर का प्राइस 5 रुपये था, अब 10 रुपये हो गया। पहले मैं 500 यूनिट्स बेचती थी, अब क्योंकि प्राइस बढ़ गया तो फिर से मुझे दोबारा से अपना सप्लाई बढ़ाने का सोचूंगी कि मैं और ज़्यादा बेचूं क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। तो जब मैं ये सोचूंगी तो मुझे और दोबारा से प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उसके लिए इनपुट्स चाहिए होंगे। इस टाइम पे क्या है, मेरे इनपुट्स मेरे पास नहीं हैं, कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो मान लो मैं बाहर से मंगाती हूँ, विदेश से इम्पोर्ट करती हूँ, या फिर उन चीज़ों को बनने में वो जो इनपुट्स हैं उनको
बनने में या फिर उनके किसी भी चीज़ में भी बहुत टाइम लगता होगा। तो अभी इस वक्त मैं क्या करूँगी, मैं प्रोडक्शन नहीं कर पाऊँगी, और मैं प्रोडक्शन जब नहीं कर पाऊँगी तो मैं सप्लाई भी ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी। तो सप्लाई उतनी ही रहेगी, उतनी ही, या फिर मान लो 500 रही या फिर 550, एक्स्ट्रा कुछ थोड़ी सी बना दी जो इनपुट्स थे मेरे पास ऑलरेडी बचे हुए थे, या फिर 600 हो गई। तो आप देखो इसमें ज़्यादा सप्लाई बढ़ रही है, इसमें सप्लाई कम बढ़ी है इसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब आपके जो गुड्स हैं, गुड्स वो कॉमनली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो आपकी सप्लाई लेस इलास्टिक होती है। किसके कंपैरिजन में, व्हेन योर गुड्स आर इजीली अवेलेबल, इनपुट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड आर इजीली अवेलेबल। तो उस केस में क्या होगी, आपकी सप्लाई इलास्टिक होगी, क्योंकि अब जल्दी से सामान मिल जाएगा, जल्दी से बना लोगे, जल्दी से बेच दोगे, सप्लाई बढ़ गई। पर इजीली अवेलेबल ही नहीं है तो भाई कहाँ से तो बनाओगे, कहाँ से बेचोगे, सप्लाई ही नहीं बढ़ेगी। तो उस केस में आपकी सप्लाई जो होगी उस कमोडिटी की लेस इलास्टिक कहलाएगी। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। ठीक, फर्स्ट पॉइंट हो गया नेचर ऑफ इनपुट्स यूज्ड। अब सेकंड आता है नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट। नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट मतलब कि नेचुरली जो कॉन्स्ट्रेंट्स आते हैं, रिस्ट्रिक्शंस यानी कि बाधाएं आती हैं, उनकी वजह से कैसे सप्लाई की इलास्टिसिटी डिटर्मिन होगी वो हम पता करते हैं। नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट में देखो आप एक एग्जांपल ले सकते हो। मान लो मेरी एक फर्म है, वो क्या करती है, मैंगोज़ का सप्लाई करती है, मैंगोज़ सप्लाई करते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंगोज़ अपने घर में तो नहीं बना रही हूँ, ऑफ कोर्स मैंगोज़ के मैंने पेड़ लगा रखे होंगे, मैंने कोई फार्म ले रखा होगा, वहाँ पे मैंने बहुत सारे पेड़ लगा रखे होंगे। तो अब अचानक से क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया मैंगोज़ का मार्केट में। पहले 50 रुपीज़ पर केजी थे, अब वो 150 रुपये पर केजी हो गए। अब मैं क्या सोचूंगी, भाई प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 50 से सीधा 150 रुपये किलो। ठीक है, तो अब मैं सोचूंगी और सप्लाई करूं, और सप्लाई कर दूं, ज़्यादा बेचूं, जिससे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। तो उसके लिए अब अगेन मतलब मुझे दोबारा से प्रोडक्शन चाहिए होगा और बहुत ज़्यादा, और उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मैं कहाँ से आम लेकर आ रही थी, उस पेड़ से, वो जो मेरा फार्म था। अब मैंने ऑलरेडी सारे ही आम रख लिए थे अपने पास लाके, तो मुझे नए पेड़ ही तो लगाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है ना, मैंने आम तोड़े, दोबारा से उसमें आम आ गए, फिर मैंने आम तोड़े, दोबारा से उसी पेड़ में आम आ गए, मुझे और ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे। और ये क्या है, एक नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट है। आम का पेड़ ईजिली नहीं लग जाता, या फिर एक दिन में लगाया मैंने पौधा तो इवन एक साल में भी शायद उस पर आम नहीं आएंगे। तो ये क्या है, एक नेचुरल कॉन्स्ट्रेंट है, आप ईजिली सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हो। तो अगर आपका जो ये मतलब ऐसी कोई आप गुड का प्रोडक्शन कर रहे हो जो मतलब इजीली आपको नहीं मिलता है, इजीली उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो आप उसकी सप्लाई तुरंत नहीं बढ़ा सकते हो प्राइस के बढ़ने पर। तो उस केस में आपकी जो ये है क्या कहते हैं सप्लाई है, वो इलास्टिक नहीं होगी, वो इनइलास्टिक होगी, क्योंकि सप्लाई नहीं बढ़ी। वो मैं तो बैठी की बैठी रह गई, प्राइस तो बढ़ गया, 50 से 150 रुपये किलो हो गया, पर अब मेरे पास आम के लिए पेड़ ही नहीं थे, तो मैं कहाँ से सप्लाई बढ़ाऊँगी। तो इसीलिए इस चक्कर में आपकी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक होगी या फिर लेस इलास्टिक कहलाएगी। थर्ड पॉइंट आता है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग का क्या मतलब है, देखो जब भी कोई एंटरप्रेन्योर होता है, कोई प्रोड्यूसर है या फिर जिसकी भी फर्म है, वो क्या होना चाहिए, अगर उसके पास एक स्किल है रिस्क लेने की, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है उसके पूरे बिज़नेस में, उसके पूरे मतलब जो भी उसका क्या कहते हैं, उसका जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी सप्लाई कर रहा है, उसके पूरे ही काम धंधे में उसकी बहुत हेल्प होती है अगर वो रिस्क टेकिंग फैक्टर उसके पास है, रिस्क लेने की स्किल और कैपेबिलिटी उसके पास है। कैसे, देखो इसका आप ये समझ सकते हो, जैसे कि मान लो मैं इस मार्कर के 500 यूनिट्स बनाती हूँ, ठीक है 500 यूनिट्स का मैं प्रोडक्शन करती हूँ एक बार में। अब क्या हो गया, अचानक से प्राइस क्या हुआ, इस मार्कर का बढ़ गया। अब जब इस मार्कर का प्राइस बढ़ गया है तो फिर मैं क्या सोचूंगी कि ज़्यादा प्रोडक्शन करके ज़्यादा सप्लाई कर दूं। तो लेट अस सपोज इस मार्कर के प्रोडक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस मार्कर के प्रोडक्शन में अगर थोड़ा सा टाइम लगता है तो प्राइस के बढ़ने पर ईजीली मैं इसका प्रोडक्शन नहीं कर पाऊँगी। तो इस चक्कर में इस केस में क्या होगी, उसकी इस मार्कर की जो सप्लाई है वो इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया पर मैं सप्लाई नहीं कर पाई इतना। और वो सप्लाई मैं क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा यूनिट्स नहीं थी। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा मैंने यूनिट्स बना के रखी होती तो मैं सप्लाई भी बढ़ा सकती थी और प्राइस इलास्टिसिटी इसकी ज़्यादा हो सकती थी।
तो ये जो एक्स्ट्रा यूनिट्स है ना, इसी से एसोसिएटेड है हमारा रिस्क। अगर मैं रिस्क लेती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा बहुत सारी यूनिट्स बना के रखूँ, वैसे तो मैं एक बार में 500 बनाती हूँ, मैं सोचूँ कि एक्स्ट्रा 5000 बना के रखूँ, 5000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाने का अगर मैं रिस्क ले लेती हूँ तो मैं ज़्यादा बेच सकती थी और इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा हो सकती। तो अगर रिस्क टेकिंग है, एंटरप्रेन्योर जो है, मतलब जो मैं हूँ प्रोड्यूसर, मैं रिस्क टेकिंग हूँ, तो उस केस में इस कमोडिटी की सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगी। पर मैं रिस्क नहीं ले रही हूँ। अगर मैं सोचूंगी यार 5000 यूनिट्स में कैसे मतलब अगर वेस्ट गई, बर्बाद गई, या मान लो इसका यूज़ नहीं हुआ, इस मार्केट कह रही हूँ, मार्कर की आगे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो पाई, तो मैंने ये सब चीज़ें सोच करके, एक्सपेक्टेशंस लगा करके मैंने प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं किया मार्कर का, तो क्या हुआ, मैं नहीं बेच पाऊँगी ज़्यादा, सप्लाई भी नहीं होगी ज़्यादा, तो इसकी इलास्टिसिटी कम रह जाएगी। तो अगर मैं रिस्क टेकिंग हूँ तो कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ज़्यादा होगी, और अगर मैं रिस्क टेकिंग नहीं हूँ तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कम रहेगी। ठीक है, ये रिस्क से ऐसे एसोसिएटेड है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ गुड। अब गुड्स भी देखो दो तरह के होते हैं, बहुत सारा के होते हैं वैसे तो एक होते हैं पेरिशेबल गुड्स, एक होते हैं ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल मतलब काफ़ी टाइम तक चलने वाले, और पेरिशेबल होते हैं जो जल्दी सड़ जाते हैं। पेरिशेबल हमने उसमें भी पढ़ा था, लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई में, उसमें भी यही था कि जल्दी सड़ जाते हैं पेरिशेबल गुड्स। तो अगर मैं पेरिशेबल गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स का प्रोडक्शन करती हूँ, मान लो उस गुड का जैसे कि मान लो कोई भी चीज़ है, आम है, ठीक है, मैं आम का ही प्रोडक्शन करती हूँ। आम का क्या हुआ, पहले 10 रुपये प्राइस था, अब प्राइस क्या हुआ, बढ़ करके हो गया 50 रुपये। ठीक है, प्राइस हो गया बढ़ करके 50 नहीं, सॉरी 50 ये पहले 50 था, अब क्या हो गया 10 रुपये हो गया। तो अगर कायदे से देखें लॉ ऑफ सप्लाई के अकॉर्डिंग, तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मैं पहले 500 यूनिट्स बेच रही थी तो मुझे कम कर देनी चाहिए, जैसे कि 100 कर दी या फिर 200 कर दी। ठीक है, कायदे से तो मुझे ये करना चाहिए, तो पर मैं ये नहीं करूँगी, मैं क्या करूँगी, अभी भी मैं 500 ही बेचूँगी। तो इस केस में क्या हुआ, प्राइस तो चेंज हो गया, प्राइस तो क्या है, चेंज हो रहा है, पर आपकी क्वांटिटी कांस्टेंट है, और जब क्वांटिटी कांस्टेंट होती है प्राइस चेंज होता है। हमने अभी पढ़ा था ऐसा वाला ग्राफ, उसमें क्या था, हमारी जो इलास्टिसिटी होती है वो मतलब सप्लाई की इलास्टिसिटी कैसी होती है, कम होती है, या फिर इनइलास्टिक सप्लाई होती है। तो जब हम पेरिशेबल गुड्स की बात करते हैं, पेरिशेबल गुड्स की इलास्टिसिटी कम होती है, या फिर वो इनइलास्टिक होती है उनकी सप्लाई इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स। अब ये मैंने कम क्यों नहीं किया इसकी सप्लाई, ये रीज़न ये आता है क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है पेरिशेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो जल्दी सड़ जाते हैं। अब अगर मैं ये सोच के कि प्राइस कम हो गया है, मैं सप्लाई भी कम कर दूँ, तो वो जो रखे हुए आम रह जाएंगे वो भी तो सड़ ही जाएंगे ना, तो उनका तो मुझे पैसे ही नहीं मिलेंगे। इससे अच्छा तो ये है मैं बेच ही दूँ, वाली कम पैसे में बेचूँ पर बेच दूँ, जिससे कि मेरी कम से कम सेल तो बढ़ेगी, या फिर मेरा जो स्टॉक है वो तो ख़त्म हो जाएगा, सड़ के बर्बाद तो नहीं होगा, मुझे लॉस तो नहीं होगा उन सड़े हुए आम का। तो इसीलिए मैंने क्या किया, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी कम नहीं करी, मैंने क्या किया, क्वांटिटी कांस्टेंट रखी। और जब क्वांटिटी कांस्टेंट होती है तो ऐसा ग्राफ बनता है, और हमारी सप्लाई इनइलास्टिक होती है। तो पेरिशेबल गुड्स की जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक रहती है, या फिर लेस इलास्टिक होती है इन कंपैरिजन टू ड्यूरेबल गुड्स। अगर ये कोई गुड ड्यूरेबल होता तो मैं तुरंत सप्लाई कम करती और आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाती। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी कमोडिटी का, उसमें जो कॉस्ट लग रही है वो कैसे डिटर्मिन करेगी उस गुड की सप्लाई को, इलास्टिक है कि इनइलास्टिक है। देखो इसमें अब सिंपल सा फंडा है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे आपने किसी भी चीज़ के लिए प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ किया तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी अगर इंक्रीज़ होती है, अगर प्रोडक्शन रुको मैं दूसरा मार्क कर लेती हूँ। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ होने पर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है तो उस गुड की क्या होगी, सप्लाई लेस इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, उस गुड की सप्लाई क्या होगी, लेस इलास्टिक होगी। पर इसी केस में अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होती है, इसमें इंक्रीज़ हो रही है, इसमें इंक्रीज़ नहीं हो रही है,
तो ये क्या होगी यहाँ पर, सप्लाई मोर इलास्टिक कहलाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। प्रोडक्शन इंक्रीज होने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है तो लेस इलास्टिक सप्लाई, और अगर नहीं बढ़ती है तो मोर इलास्टिक सप्लाई। नेक्स्ट आता है आपका टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर देखो इसी से रिलेटेड है, हमने एक पढ़ा था ना यहाँ पर, ये वाला टाइम फैक्टर क्या है कि जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर टाइम फैक्टर ज़्यादा है तो उस कमोडिटी की सप्लाई कम हो, कमोडिटी की सप्लाई लेस इलास्टिक होगी, और टाइम फैक्टर अगर कम है तो सप्लाई ज़्यादा इलास्टिक होगी। कैसे, वही वाला एग्जांपल ले लो, मान लो मैं आम का प्रोडक्शन करती हूँ, मुझे आम उगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम फैक्टर ज़्यादा है, तो मैं हालों हाल सप्लाई नहीं बढ़ा सकती क्योंकि बहुत टाइम लगेगा। आम का पेड़ उगेगा, उसमें आम आएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम फैक्टर ज़्यादा है, तो मैं सप्लाई भी इजीली नहीं बढ़ा सकती हूँ। सप्लाई इजीली नहीं बढ़ा पाऊँगी तो लेस इलास्टिक होगा। तो टाइम फैक्टर अगर ज़्यादा है तो सप्लाई कैसी होगी, लेस इलास्टिक होगी, या फिर इनइलास्टिक लिख सकते हो। और टाइम फैक्टर अगर कम है, अगर ऐसी कोई चीज़ का प्रोडक्शन कर रही हूँ जो मैं फटाफट से बना सकती हूँ, ये तो भाई प्राइस बढ़ा, तुरंत फटाफट से बनाया, तुरंत उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ और सप्लाई भी इंक्रीज़ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, जो सप्लाई है वो मोर इलास्टिक होगी। नेक्स्ट आता है आपका टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप कोई ऐसी टेक्निक यूज़ करते हो जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफ़िकल्ट है, या बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपको उसको मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में टाइम लग सकता है, और जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने में टाइम लगेगा तो सप्लाई भी इजीली नहीं बढ़ पाएगी, तो यहाँ पर सप्लाई लेस इलास्टिक होगी। मान लो आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे हो, लेट अस सपोज ये बॉटल है, ये बॉटल है, आप इस बॉटल का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो जो आप टेक्निक यूज़ कर रहे हो, कोई बहुत हाई फाई मशीन्स हैं, एक्सपेंसिव हैं वो बहुत ज़्यादा, या फिर आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा उनमें कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज़ होती हैं, तो आप इजीली प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं कर सकते। मशीन ख़राब होगी, कहाँ से लाओगे इतनी महंगी मशीन, या फिर मशीन नई आने में भी टाइम लगेगा, वो इतनी डिफ़िकल्ट सी है, इजीली कोई ऑपरेट नहीं कर पाएगा, इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में सप्लाई इजीली नहीं बढ़ पाएगी प्राइस इंक्रीज़ होने पर, तो जो सप्लाई है वो लेस इलास्टिक होगी। पर अगर सिंपल सादा टेक्निक है, ऐसी कोई चीज़ है फटाफट से हाथों से बना दी, या फिर ऐसी कोई भी चीज़, तो आप क्या कर सकते हो, जल्दी से सप्लाई बढ़ा सकते हो और आपकी सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। हमने जो आज डिस्कस किए, हमने आज पढ़ा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्या क्या होता है, क्या क्या 5 तरह के सप्लाई कर्व्स होते हैं, उन केस में इलास्टिसिटी कैसी होती है, और साथ ही साथ ये जो फैक्टर्स अभी हमने पढ़े जो अफेक्ट करते हैं किसी भी कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। तो इसी के साथ ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो था। इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी हैं और आई होप आपको ये पूरा चैप्टर ही समझ आया होगा अच्छे से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।